हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में बीए थर्ड ईयर के क्लास में भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण। ओके, ये बीए थर्ड ईयर का है और आज हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अगर आप अनसॉल्व उठा करके देखेंगे तो कभी 200 शब्दों में आता है, कभी 500 शब्दों में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। और ये भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हमने इसका बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया है। नोट्स भी आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण। भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछ सकता है, या भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारणों को लिखिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, आंसर आपको जो मैं लिखाऊंगा वही लिखना है, सेम। ओके, तो सबसे पहले आपको इतना लिख देना है, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के निम्नलिखित कारण थे। अब एक एक करके आपको कारणों को लिखना है। सबसे पहला कारण है 1857 के विद्रोह का प्रभाव। ओके, तो चलिए इसको पढ़ देता हूँ। और बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देखिए, 1857 की क्रांति का दमन अंग्रेज़ों ने बड़ी निर्दयता से किया। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही निर्दयता से उन्होंने इस क्रांति का, इस विद्रोह का दमन किया। गांव के गांव जला दिए गए। ओके, मतलब गांव के गांव जला दिए गए, मतलब कई गांव जला दिए गए। निर्बोध ग्रामीणों का कत्लेआम किया गया। निर्बोध का मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बोध नहीं था। बोध का मतलब होता है ज्ञान, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ग्रामीण लोग थे, तो उनका निर्दयता से कत्लेआम किया गया, उनका कत्ल किया गया। अंग्रेज़ों के अत्याचारों ने भारतीयों में घृणा की भावना उत्पन्न कर दी। ज्यों-ज्यों अत्याचार बढ़ते गए उसी प्रकार इस घृणा में भी वृद्धि हो गई। अब जब वो हमारे ऊपर अत्याचार करने लगे, तरह तरह के शोषण करने लगे, तो इससे क्या हुआ, हमारे दिल में उनके प्रति नफरत हो गई। अत्याचार, ओके, जैसे जैसे उनके अत्याचार बढ़ते गए वैसे वैसे घृणा में भी वृद्धि होती गई, यानी नफरत में भी वृद्धि होती गई। हम लोग और ज़्यादा नफरत करने लगे। वो जितना ज़्यादा अत्याचार करते उतना ही ज़्यादा नफरत या घृणा बढ़ती जाती। इससे भारतीय में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की भावना भी बढ़ती गई। अब हमें ये महसूस होने लगा कि शायद ये जो विदेशी शासन है, अब ये इसका जो अत्याचार है सहन नहीं किया जा सकता। अब इसको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, इसको उखाड़ कर फेंकना ही पड़ेगा। यानी कि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की भावना बढ़ती चली गई जैसे जैसे उनके अत्याचार बढ़ते गए। इस प्रकार 1857 की स्मृति बनी रही और राष्ट्रीयता के उदय में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। ओके, तो 1857 में जो उन्होंने अत्याचार किया, जिस निर्दयता से उन्होंने गांव के गांव जला दिए और निर्बोध ग्रामीणों का दमन किया, उनका कत्लेआम किया, तो ये सारी यादें हमारे मन में बसी रहीं और इसी प्रकार राष्ट्रीयता का उदय हुआ। तो ये एक कारण है। ओके, फिर देखिए दूसरा कारण, राजनीतिक कारण क्या है। राजनीतिक एकता की स्थापना, यहाँ पर एकता होगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए राजनीतिक एकता की स्थापना कैसे हुई। अंग्रेज साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवादी मतलब अपना राज्य हमेशा बढ़ाया करते थे, और उन्होंने धीरे धीरे भारतीय राज्यों को समाप्त करके या पराजित करके संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मैंने बताया वो अपना साम्राज्य हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। तो प्रारंभ में क्या हुआ कि आए यहाँ पर व्यापार करने, फिर धीरे धीरे वो एक राज्यों को जीतते गए, दो राज्यों को जीतते गए, ऐसे ऐसे करके वो सारे राज्यों को उन्होंने जीत लिया। या तो जीत लिया या फिर उनको समाप्त कर दिया, वहाँ नया राजा बना दिया और नई राज व्यवस्था वहाँ स्थापित कर दी। ओके, तो इस ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति से देश को बहुत हानियाँ उठानी पड़ी। ओके, तो देश को हानियाँ उठानी पड़ी, लेकिन इसका एक लाभ भी हुआ। लाभ क्या हुआ, सारे देश में राजनीतिक एकता स्थापित हुई, जिससे विचारों का आदान प्रदान हुआ और अंग्रेजों ने शोषण करने के लिए यातायात, रेल, सड़क मार्ग तथा संचार, डाक तार के साधनों का विकास किया।
फलतः अब देश के विभिन्न भागों के लोगों के मध्य पारस्परिक सहयोग और एकता की भावना उत्पन्न हुई। वे निजी क्षेत्रीय स्वार्थों के स्थान पर अब देश के हितों पर सोचने लगे। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, उन्होंने विभिन्न राज्यों को जीता या समाप्त किया और उन पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। अब सभी राज्यों पर चूंकि अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, तो उन्होंने उनको एक कर दिया, राज्यों को मिला करके एक कर दिया, वहाँ पर एक ही नियम कानून लागू कर दिए। अब जब एक ही नियम कानून लागू कर दिए और शोषण करने के लिए उन्होंने रेल मार्गों, सड़क मार्गों का विस्तार किया, सड़कें बनवाई, रेल मार्ग बनवाए, और उन्होंने डाक या तार जो संदेश भेजा जाता है इसकी भी शुरुआत की। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि भारतीय जो थे वो एक दूसरे से जुड़ने लगे, मतलब उनका आपस में आचार विचार होने लगा, ओके, कांटेक्ट होने लगा। पहले राज्य अलग अलग थे, तो ट्रेनें वगैरह थी नहीं, रेल पटरियाँ थी नहीं, तो लोग एक दूसरों तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब इन्होंने डाक तार बिछा दिया, रेल पटरी सब कुछ बिछा दिया, रेल मार्ग वगैरह, तो अब दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में आ जा सकते थे, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में। तो इससे क्या हुआ, आदान प्रदान बढ़ने लगा और फिर यही राष्ट्रीयता के उदय का एक कारण बना। ओके, अब वो जो लोग थे वो निजी क्षेत्रीय स्वार्थों को छोड़कर देश के बारे में सोचने लगे कि ये देश अपना एक है और हमें निजी स्वार्थों को छोड़ करके अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, और इस तरह राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। ओके, लोगों के अंदर आपसी सहयोग पनप उठा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए, अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर देश के बारे में सोचना चाहिए। ये सारी भावनाएं उनके अंदर डेवलप करने लगी। अब फिर है पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का प्रभाव। इसमें देख लेते हैं हम लोग, भारत की राष्ट्रीयता के उद्भव तथा विकास में पाश्चात्य विचारों, पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी विचारों, ओके, तथा शिक्षा प्रणाली का गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का प्रचार हमारी संस्कृति व सभ्यता को नष्ट करने के लिए तथा कम वेतन पर कर्मचारी प्राप्त करने के लिए किया था, किंतु इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों का संबंध रूसो, वाल्टेयर, स्पेंसर, मिल्टन, शैली, बेंथम जैसे विद्वानों से हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, आत्मगौरव पर, यहाँ पर होगा, ओके, बार नहीं होगा, पर, तथा स्वशासन पर अनेक पुस्तकें लिखी। जहाँ जहाँ बार है यहाँ पर तथा होगा। आत्मगौरव तथा स्वशासन पर अनेक पुस्तकें लिखी थी। इन पुस्तकों को पढ़कर भारतीयों में भी स्वतंत्रता, समानता और स्वशासन जैसी भावनाएं उत्पन्न होने लगी। अंग्रेजी भाषा जानकर भारतीय एक दूसरे से विचार विमर्श करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार राष्ट्रीयता के उदय में पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब इसको समझ लीजिए, पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का कैसे प्रभाव पड़ा। जैसे अंग्रेज, ये जो ब्रिटिश थे, ये अंग्रेजी शिक्षा और विचारों का प्रसार इसलिए करना चाहते थे ताकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो जाए, मतलब हमारी सभ्यता को नष्ट करना चाहते थे और अपने लिए कम वेतन पर कर्मचारी ढूंढना चाहते थे कि अगर ये लोग इंग्लिश जान जाएंगे तो हमारे कामों में सहायता करेंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया तो एक तो ये अंग्रेजी लैंग्वेज जान गए, अंग्रेजी लैंग्वेज, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज जान गए। अब इंग्लिश लैंग्वेज जान गए तो जो पूरा देश था हमारा वो सब एक हो गए। कैसे एक हो गए, पहले भाई तमिलनाडु में तमिल बोला जाता था, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता था, उत्तर भारत में हिंदी बोला जाता था, कश्मीर में कश्मीरी। तो लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते थे। लेकिन अब चूंकि इन्होंने इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य कर दिया तो पूरे भारत में इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य कर दिया। अब सभी लोग भारतीय इंग्लिश पढ़ते थे और एक दूसरे की विचारों को समझ लेते थे। तो एक फ़ायदा ये हुआ, एक तरह से इसमें एकता आई। अब फिर यह है कि भाई जैसे जब इन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू किया, भारतीयों ने पाश्चात्य विचारों को अपनाना शुरू किया, तो इनका संबंध किससे हुआ, इनका संबंध हुआ वॉल्टेयर, रूसो, स्पेंसर, मिल्टन, शैली, बेंथम, ये सब यूरोप के महान लेखक और विद्वान हैं। इन्होंने स्वतंत्रता, स्वशासन, स्वराज, समानता, बंधुता, इस पर बहुत सारी किताबें लिखी, आत्मगौरव पर। तो जब इन्होंने, भारतीयों ने इनकी किताबें पढ़ी तो उनको भी लगने लगा हाँ मुझे भी स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, हमारे देश को भी आज़ाद होना चाहिए, किसी को यहाँ पर राज करने का कोई अधिकार नहीं है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है
कि हम लोग अपने देश पर स्वयं शासन करें। मतलब उनमें भी एक प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई। ओके, तो पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का उल्टा प्रभाव पड़ गया। अंग्रेजों ने तो इसका प्रसार इसलिए किया था कि वो हमारी शिक्षा संस्कृति को नष्ट कर दें और अपनी शिक्षा संस्कृति थोप दें हम पर, लेकिन प्रभाव उसका उल्टा हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, ये जो इसका चौथा पॉइंट है, अंग्रेजों की आर्थिक नीति। अब इन्होंने आर्थिक नीति के द्वारा भी किसानों का, यहाँ के मजदूरों का काफ़ी शोषण किया। अंग्रेज़ों की शोषण नीति ने भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति में योगदान दिया। कैसे? अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश हितों की रक्षा की तथा भारतीय हितों की उपेक्षा की। मतलब भारत का जहाँ पर लाभ होता था उस काम को नहीं करते थे, जहाँ पर ब्रिटिश का लाभ होता था उस काम को करते थे। अंग्रेज़ अपने कारखाने के लिए कच्चा माल भारत से ले जाते थे और तैयार माल यानी माल तैयार करके भारत में ही बेच देते थे। इससे भारतीय व्यापार उद्योग धंधे पूर्णतया नष्ट हो गए। ब्रिटिश सरकार ने महालवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा स्थायी बंदोबस्त जैसी कर व्यवस्था से भी भारतीयों का आर्थिक शोषण किया। इससे भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई जो ब्रिटिश थे ये सबसे पहले अपना हित देखते थे, भारतीयों का हित नहीं देखते थे, भारतीयों का लाभ नहीं देखते थे। करते क्या थे, ये अपने कारखाने के लिए, चूँकि उस समय औद्योगिक क्रांति हो गई थी इंग्लैंड में, तो वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कारखाने वगैरह लग गए थे। अब कच्चे माल की ज़रूरत थी, तो ये लोग भारत से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदते थे, क्योंकि अधिकार था भारत पर, उपनिवेश था उनका। बहुत सस्ते दामों पर यहाँ से कच्चा माल वो लेकर जाते थे। फिर इंग्लैंड में उन कच्चा मालों से ये प्रोडक्ट बनाते थे, वस्तुएं बनाते थे, और फिर उन्हीं वस्तुओं को ला करके हमारे देश में ही बेच देते थे महंगे दामों में। अब जो भारतीय उद्योग धंधे थे छोटे छोटे, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी उतना फैक्ट्री वगैरह लगी नहीं थी, तो ये धीरे धीरे और इनका पतन हो गया। भारतीय उद्योग धंधे, व्यापार, ये सब नष्ट होते चले गए। ओके, तो लोगों को बुरा लगा, जो भारतीय व्यापारी थे उनको बुरा लगा कि ये जो विदेशी हैं ये हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर रहे हैं। तो उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई कि इनको भगाना चाहिए यहाँ से। फिर इन्होंने किसानों का भी आर्थिक शोषण किया। कैसे? इन्होंने महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था लागू की। ये सब टैक्स वसूलने का एक सिस्टम था। ओके, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त एक सिस्टम था, एक व्यवस्था थी जिससे कर वसूला जाता था। तो इसके द्वारा इन्होंने किसानों का खूब आर्थिक शोषण किया, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने का काम किया, खूब अत्याचार किया। तो इससे किसानों में भी इनके प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हुई, वो भी अब इनको भगाना चाहते थे। तो इस प्रकार भारतीय समाज नाराज हो गया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई। फिर है यहाँ पर पांचवा, देखिए, ब्रिटिश शासकों का प्रजातीय अहंकार। इनको अहंकार था, ये जो अंग्रेज थे इनको अहंकार था, घमंड था कि हम लोग श्रेष्ठ जाति के हैं और जो भारतीय हैं तुच्छ जाति के हैं। कैसे? ब्रिटिश शासक अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीयों को अर्धहबशी तथा अर्ध काला कहते थे। ये लोग हमको क्या कहते थे? हम सभी को अर्धहबशी और अर्ध काला कहते थे और अपने को श्रेष्ठ कहते थे। भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ओके, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। क्लब तथा रेल डिब्बों में भारतीय यूरोपियन के साथ बैठ नहीं सकते थे। हम लोग को अपवित्र मानते थे। ओके, इस प्रकार के अपमान से भारतीय में राष्ट्रीय गौरव की भावना को जन्म दिया। इस प्रकार के अपमान ने भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना को जन्म दिया। तो हम लोग को बुरा लगा भाई कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो इस कारण अंग्रेज़ों के प्रति हमारे अंदर द्वेष भावना आ गई, नफरत हो गई और हम लोग उन्हें भगाने के लिए खड़े हो गए। तो एक प्रकार से ये भी भारतीय राष्ट्रीयता को बल प्रदान करती है। फिर है ये देखिए यहाँ पर छठा है, और यहाँ पर है समाचार पत्रों की भूमिका या योगदान। कुछ समाचार पत्र भी थे जो काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे समाचार पत्र होते हैं वो आजकल देखिए आप लोकतंत्र में जो समाचार पत्र हैं ये जनता के विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, तो जनता का हित होता है। ओके, तो ऐसे उस समय भी था, सरकार के खिलाफ उनके गलत कामों की निंदा की जाती थी अखबारों के द्वारा। हालांकि कई अखबारों पर बैन लगा दिया जाता था, रोक दिया जाता था, छापने नहीं दिया जाता था, लेकिन चोरी चुपके से अखबार उनकी आलोचना छाप देते थे, जनता तक ये सारी खबरें पहुंचती थी। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय चेतना के विकास में भारतीय समाचार पत्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान था।
भारतीय प्रेस, प्रेस मतलब मीडिया, ओके। भारतीय प्रेस ने भारतीयों में प्रतिनिधि संस्थाएं, प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली, स्वशासन तथा आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न कर दी। अब ये जब अखबार पढ़ते थे भारतीय, तो इनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो जाती थी, क्योंकि इसमें सरकार की बुराइयां लिखी होती थी, उनकी नीतियां, जो शोषणकारी नीतियां, दमनकारी नीतियां हैं, उनकी आलोचना लिखी होती थी। तो जब ये अखबार भारतीय पढ़ते थे तो उनमें जोश आता था कि हमें स्वशासन अपनाना चाहिए, ये प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली अच्छी होती है और प्रतिनिधि संस्थाएं हमें बनानी चाहिए। ये सब विचार उनके अंदर आने लगे। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, अंग्रेज़ों का कोई हक नहीं कि हम पर राज करें। तो उन्होंने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों, राजनीतिक आर्थिक उत्पीड़न की कटु आलोचना की अखबारों ने, ओके। समाचार पत्रों, जैसे कुछ समाचार पत्र के नाम बता रहा है, जैसे द इंडियन मिरर, द अमृत बाजार पत्रिका, द मराठा आदि ने अंग्रेज़ों की कमियों को उजागर करके भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। फिर यहाँ देखिए 2 इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट, छोटे छोटे। 7वां पॉइंट आप लिख सकते हैं, लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। हालांकि इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा आपको कम ही लिखा है। लॉर्ड लिटन ये वायसराय था 1876 से 1880 तक भारत का। तो इसके दमनात्मक नीति ने राष्ट्रीय जागृति में महत्वपूर्ण कार्य किया। हुआ क्या कि इसने भारतीय शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, ओके। इससे भारतीय समाज नाराज़ हुआ। अब देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या है। जैसे भारतीय शस्त्र अधिनियम जब इसने पारित किया तो ये कहा गया कि अंग्रेज ही सिर्फ हथियार रख सकते हैं, भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं, ओके। तो भारतीय समाज नाराज़ हुआ कि भाई क्यों, हम लोग हथियार क्यों नहीं रख सकते, बंदूक क्यों नहीं रख सकते। फिर ऐसे इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके तहत इन्होंने क्या किया कि जितनी भी भारतीय प्रेस थी, समाचार पत्र थी, उन पर बैन लगा दिया कि आप लोग प्रकाशन नहीं कर सकते, छपाई नहीं कर सकते। तो इससे भी भारतीय समाज नाराज़ हुआ, तो राष्ट्रीयता की भावना बलवती हुई। फिर है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यह भी एक कारण था। विदेशों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, उन घटनाओं को जब भारतीयों ने पढ़ा तो इनके अंदर भी जोश आया, उत्साह आया कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। इन्होंने क्या पढ़ा, भारतीयों ने अमेरिका और फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा कि कैसे उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र किया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रभाव भी इन पर पड़ा, मतलब इन्होंने इटली और जर्मनी के एकीकरण का टॉपिक भी पढ़ा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने पढ़ा कैसे इटली टूटा हुआ था और कैसे वो एक हो गया, तो इन्होंने कहा हमको भी एक होना चाहिए। तो इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना बलवती होती चली गई और अंग्रेज़ों के लिए अंततः ये घातक सिद्ध होती चली गई। और आप जानते हैं कि 1947 में उनको भागना ही पड़ा। तो ये जो क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा तेज़ पढ़ाया है क्योंकि इसमें कुछ समझाना था नहीं, ओके, ऐसे बोल देना था। तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हालांकि जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो 3-4 क्वेश्चन मैं एक साथ ही दूंगा, ओके। तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज के ज़रिए मुझसे थोड़ा कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करना।